Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for your upcoming exams. आप में से कुछ लोगों का अभी 5 मई को SBI की फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ होगा और फाइनली वो आज 6 जून को SBI को ज्वाइन करने वाले होंगे। तो आज जो भी लोग SBI को ज्वाइन करने वाले हैं उनको मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू बिगिनिंग्स। मैं खुद आज नासिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में रिपोर्ट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है कि फाइनली जिस जॉब के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे इतने टाइम से, फाइनली आज हम उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है जो भी आज SBI को ज्वाइन करने वाले हैं। प्लस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब आने वाले SBI क्लर्क को टारगेट कर रहे होंगे या इस साल जो होने वाली बैंकिंग एग्ज़ाम्स होंगी उनको टारगेट कर रहे होंगे। और जो क्लरिकल एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा एक दिमाग में रहता है कि क्या हम अपने स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। क्या प्रोसीजर रहता है LPT का, कितनी हार्ड होती है, कितना सेफ़ है किसी और स्टेट से फॉर्म फिल करना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपना DV और LPT का जो मेरा SBI में अभी हुआ था उसका एक्सपीरियंस पूरा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले अगर आप क्लरिकल एग्ज़ाम्स या आने वाले RRB के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो और एक रेलेवेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि एक बार टेक्स्ट बुक को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट दिख जाते हैं, देने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इतना रीज़नेबल प्राइस है तो बहुत सारे लोग बहुत मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको एक रियल कंपटीशन का पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो मॉक टेस्ट लेने में तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड वरू को ऐड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब बात करें मेरा DV और LPT का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो हम लोग का जो रिज़ल्ट था वो 5 मई को आया था और उसके बाद मैं UP से बिलोंग करती हूँ बट मैंने महाराष्ट्र स्टेट से फॉर्म फिल किया था। तो हम लोग का जो DV का मेल था वो आया था 20 मई को और 23 मई को मुझे औरंगाबाद रिपोर्ट करना था DV के लिए। 24 को मेरी LPT थी और 23 को DV। तो 23 को मैंने औरंगाबाद रिपोर्ट किया। वहाँ पे 10 बजे करीब हमें बुलाया गया था, तो सभी लोग वही 10 साढ़े 10 बजे तक आए, ऑफिस में पहुँचे। उसके बाद 11 सवा 11 बजे से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हम लोग को एक रूम में बिठाया गया। वहाँ पे जो सर DV करवाने वाले थे वो आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हम लोग से हमारा इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, हमें थोड़ा कंफर्टेबल किया। उसके बाद हमसे कुछ फॉर्म्स भराए गए जिसमें बायोडाटा फॉर्म, कुछ अंडरटेकिंग्स और कुछ और भी तरह के फॉर्म्स थे। तो वो सब फिल कराए गए। तो उसमें काफ़ी टाइम गया क्योंकि वो उसमें बहुत सारी इन्फो भरनी थी। उसके बाद सर ने पूरा हमें बताया कि कहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है। तो 11:30 के करीब ये सब प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो इसमें अराउंड 2 हमें बज गए यही सब फॉर्म फिल करने में। उसके बाद हमारा लंच ब्रेक हुआ। हमें बोला गया कि आप लंच करके आधे घंटे में वापस आओ, उसके बाद हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो हम लोग सब आधा घंटा में अपना लंच ख़त्म करके आए, आधा पौना घंटा में। उसके बाद हमारा DV स्टार्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो सर ने पूरा सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए। जो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे नहीं सबमिट कर पाए, नहीं कंप्लीट थे, उनका एक अंडरटेकिंग ले लिया गया कि आप जब ज्वाइनिंग करने के लिए आओगे तब आप वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया, बहुत हेक्टिक डे था। सुबह 10 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें मेडिकल के लिए एक हॉस्पिटल असाइन कर दिया कि आप लोग इस हॉस्पिटल में सुबह पहुंच जाओ 7 बजे और अपने पूरे टेस्ट करा के वापस AO में रिपोर्ट करो। तो हम लोग सुबह सभी लोग 7 बजे उस हॉस्पिटल में पहुँचे और हमारे सारे काफ़ी टेस्ट हुए जिनकी लिस्ट हमारे पास पहले से थी। वो सारे टेस्ट कराने के बाद अपनी रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट करने के बाद हम 2 सवा 2 बजे तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पहुँचे। उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ, सभी लोगों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद जिन लोगों को LPT देनी थी उनका LPT कंडक्ट हुआ और जिन लोगों को नहीं देनी थी उन्होंने अपना बाकी का प्रोसेस कंप्लीट किया, मेडिकल वगैरह का।
फिर उसके बाद बात होती है कि एलपीटी में क्या हुआ। तो एलपीटी में एक तो वो पूरा जितना प्रोसेस था वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। अगर कोई नहीं समझ पा रहा था तो वो मतलब फिर उसके बाद उनसे हिंदी में बात कर रहे थे। बट वो जो पहला एक इंस्टेंट होता है वो वही देख रहे थे कि मतलब वो यही अपनी लैंग्वेज में ही ज़्यादा कम्युनिकेट करने को देख रहे थे। उसके बाद हमें एलपीटी के लिए एक पेज का पैराग्राफ दिया गया। वो थोड़ा मतलब हिस्ट्री, मतलब ये जितना भी इंडिया का जो कल्चर था इसमें, ये साइंस और मैथ्स वाला, आर्यभट्ट, सुश्रुत, इन सब के ऊपर एक पूरा एक पैसेज था। उस पर 10 क्वेश्चंस थे जो हमें करने थे। तो 10 क्वेश्चंस में से अगर आपको थोड़ी बहुत भी उस लैंग्वेज की नॉलेज है और आपने एक सेंट्रल आइडिया समझ लिया पैसेज का, तो आप, मैं बोलती हूँ कि आप 10 में से 7-8 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। 1-2 क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था, थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर करनी पड़ रही थी। एक उन्होंने टाइटल पूछा कि आप इसको क्या टाइटल दोगे, तो वो आप जब तभी लिख पाओगे जब आपने वो पैसेज को समझा होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी और स्टेट से अपना फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आप उस स्टेट की लैंग्वेज को देखो, समझो कि क्या आप उसको पढ़ पा रहे हो, क्या अगर आप उसके कुछ भी कम्युनिकेशन देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, शोज़ देख रहे हो, तो क्या आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, या फिर आप मतलब उसको आपको लगता है कि आप उतने टाइम में सीख पाओगे, तभी आप उसको परस्यू करो। मतलब और जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं महाराष्ट्र से फॉर्म फिल करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैंने उसका वहाँ का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। थोड़ा 1-2 चीज़ें यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो मतलब मुझे समझ आया कि मराठी हिंदी से बहुत ही सिमिलर है। तो मुझे लगा कि अगर मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं मराठी को अगर मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ूँगी तो मैं उसको सीख लूँगी, इतना सीख लूँगी कि मैं आगे जाके कम्युनिकेट कर पाऊँ थोड़ा बहुत। तो उसके लिए मैंने जब से नोटिफिकेशन आई थी तभी से मैंने अपना मराठी पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने थोड़ी थोड़ी यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ मेरे जो महाराष्ट्र में मेरे थोड़े बहुत थ्रू टेलीग्राम चैनल्स और वो जो फ्रेंड्स बने थे उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करी कि क्या रहता है, थोड़ा उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ये सब चीज़ देखो और उसके बाद ही उस स्टेट से फॉर्म फिल करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एसबीआई के एलपीटी में लोग रिजेक्ट नहीं होते हैं। अभी भी मैं कुछ मैसेजेस पढ़ रही थी, तो वेस्ट बंगाल और साउथ के किसी मतलब कर्नाटक या आंध्र प्रदेश कहीं से भी उन्होंने एलपीटी में लोगों को फेल किया है, कैंडिडेट्स को फेल किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करो कि आपको कहाँ से बढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कैचअप नहीं कर पाओगे उस लैंग्वेज के साथ, तो मैं कहूँगी कि आप अपने स्टेट से ही फॉर्म फिल करो। इसके अलावा मेरा क्या फ़र्स्ट डे एक्सपीरियंस रहता है, मैं वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट _nevergiveup_25 पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल नेवर गिव अप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड।